हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री और बिहार की बात करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मिडाइवल हिस्ट्री को ऑप्शनल वाले क्लासेस में हमने किया है। अभी हमने उसमें बीच में हमने उसको छोड़ा है और दिल्ली सल्तनत को एटलीस्ट हम लोगों ने ख़त्म करने के कगार पे थे, लेकिन बीच में हमें उस चीज़ को रोकना पड़ा। तो ये हमारा जो वीडियो है वो है बिहार मिडाइवल हिस्ट्री का। बिहार स्पेशल का जो कोर्स चल रहा है, हमने उसमें ज्योग्राफी किया है, हमने उसमें सेंसस किया, हमने उसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट किया है, हिस्ट्री का उसमें चल रहा है। तो ये बिहार में अगर हम बात करें स्पेशल में, तो ये मिडाइवल हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और मिडाइवल हिस्ट्री का 3 लेक्चर आएगा, बिकॉज बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उतना ज़्यादा मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना नहीं है, इंसेट में थोड़ा पढ़ना था। तो जो महत्वपूर्ण हैं चीज़ें जो हमें पढ़ना चाहिए, जो बिहार, क्योंकि बिहार में डायवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग पूरे हम नेशनल लेवल पे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। तो हम बिहार के स्पेसिफिक पढ़ना है तो हम बिहार के चीज़ों को ही पढ़ेंगे, जो भी डायनेस्टी रहे बिहार के अंदर, ठीक है, उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो 3 वीडियो सफिशियंट है, 3 वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करेंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा जो आपका बिहार मिडाइवल हिस्ट्री से बाहर हो सकता है फॉर द प्री। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें हम लोग बिहार स्पेशल में कवर कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ बिहार स्पेशल कोर्सेज के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्सेज है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको इतने सारे वीडियो मिलेंगे, इतने सारे पीडीएफ हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, क्विज़ेज हैं। तो ये आप बिहार स्पेशल परचेज कर सकते हैं। वही बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, जो आपका प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है, इसको परचेज करिए, इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए। अब समय धीमे धीमे कमते जा रहा है आपके प्रीलिम्स के लिए, तो इसको जल्दी से अटेम्प्ट भी करना है, इसको सॉल्यूशन भी करना है, तो अभी परचेज जल्दी से करिए इसको। और इसको कहने का मतलब कि अपने तैयारी को बूस्टअप करें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं बिहार मेडिएवल हिस्ट्री। तो मध्यकालीन अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अर्ली मेडिएवल बोलते हैं, फिर मेडिएवल बोलते हैं। अर्ली मेडिएवल की जो मध्यकालीन स्टार्ट होने में 12th सेंचुरी के पहले वाला जो भी टाइम पीरियड रहा, उसे हम पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था उसमें चोला किंगडम, हर्ष किंगडम, ठीक है, और पाला किंगडम, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हमने देखा था राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार और पाला के बीच में, तो ये सारे पूर्व मध्यकाल की बात है। लेकिन हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हमें पाला डायनेस्टी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये जो स्लाइड बना हुआ है बेसिकली पूरा इंग्लिश में ही स्लाइड बना हुआ है, लेकिन हम पूरा सब चीज़ में हर जगह मैं आपको हिंदी बोलूँगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात रही कि आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो इसके लिए डरना नहीं। देखिए, पाला डायनेस्टी पढ़ना है, कर्नाट डायनेस्टी पढ़ना है, सेना डायनेस्टी पढ़ना है, तो ये 3 वंश जो हैं हमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। और उसमें भी हम बिहार स्पेसिफिक को पढ़ेंगे। पाला डायनेस्टी बहुत बड़ा, 3-4 वीडियो उसमें लग जाएगा, लेकिन हमें बिहार स्पेसिफिक को लेके पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेडिएवल की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो टाइम पीरियड है 12th सेंचुरी से, वो मीडिएवल को कवर करता है। ठीक है, तो उसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत आज के वीडियो में हम लोग ख़त्म करने के कगार पे रहेंगे, देख सकते हैं। फिर मुगल डायनेस्टी है, तो मुगल डायनेस्टी में देख लेंगे बिहार का क्या था, उसमें बिहार इन मुगल एरा में क्या उसका कंडीशन था बिहार का, तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ऑलरेडी हमारा चल रहा है, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ जो भी चीज़ बच जाएगा सब एमसीक्यू में हम लोग सब कुछ उसको कवर कर लेंगे, इतना भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग कि सवाल बाहर नहीं आने वाला। तो जो पहला जो हमारा है डायनेस्टी वो है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के बारे में पता है कि बंगाल में ये स्थिति हुआ कि बंगाल में अराजकता की स्थिति फैल गई थी। ठीक है, जब हर्षवर्धन का पतन हुआ तो बंगाल में कहीं ना कहीं एकदम कोई ऐसा शासक था ही नहीं कि बंगाल के कहने का मतलब कि शासन कर पाए। तो वहाँ के लोगों ने गोपाल को चुना वहाँ के पाल वंश का संस्थापक के रूप में। ठीक है, तो गोपाल फाउंडर है पाला डायनेस्टी का। बंगाल बिहार के क्षेत्र में आता, अब पता है बंगाल बिहार एक ही था पहले, तो इसलिए चीज़ को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। तो उसमें एक बहुत ही गोपाल की बात कर लेते हैं। गोपाल के बाद जो शासक आएगा उसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, तो उसने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की और नालंदा जो महावीरा था, ये विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
तो नालंदा जो महावीरा है और विक्रमशिला महावीरा है, इसकी स्थापना आप देख सकते हैं धर्मपाल ने विक्रमशिला के किया, लेकिन नालंदा महावीरा की बात करेंगे तो उसके लिए 200 गांव डोनेट कर दिया। मतलब उसके देख रेख करने के लिए वहां से राजा से जो 200 गांव से जो रेवेन्यू आएगा, उन रेवेन्यू से सब काम चल नालंदा महावीरा का देख रेख होगा। तो ये सवाल पूछता है कि किसने नालंदा महावीर के लिए 200 गांव डोनेट कर दिया? धर्मपाल। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किसने किया? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल की बात करेंगे तो धर्मपाल ने बहुत सारे ऐसे टाइटल भी लिए थे, उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था। तो उन चीज़ों पे हमें कहने का मतलब कि ध्यान नहीं देना है। त्रिपक्षीय संघर्ष है, ट्रिपार्टी स्ट्रगल्स हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर किसी ने पैर डाला, मतलब आड़ा कोई अगर मतलब घुसा तो वो था, भाग लिया तो वो धर्मपाल था। तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ें हमें पढ़ना है उन चीज़ों को ही पढ़ेंगे जो हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब देखिए देवपाल बहुत ही अच्छा शासक, सर्वश्रेष्ठ शासक है। उसने इसके बारे में हम अगर बिहार कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण संबंध रखा दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ। ठीक है, जो भी साउथ ईस्ट एशिया के जो राज्य रहे, उसमें किंगडम रहे, उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ती रहा। तो इसमें एक नाम आता है शैलेंद्र पुत्र। ठीक है, शैलेंद्र पुत्र, सॉरी शैलेंद्र डायनेस्टी का है, उसका नाम है बालपुत्र देवा। ठीक है, बालपुत्र देवा। तो शैलेंद्र वंशीय शासक था बालपुत्र देवा। ठीक है, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा इनका संबंध रहा, और उन्होंने शैलेंद्र पुत्र जो सॉरी शैलेंद्र डायनेस्टी का जो बालपुत्र देवा है, उन्होंने परमिशन मांगा कि हम एक नालंदा में मठ की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल पूछता है कि किस चाहे ये पूछ देगा किस शासक ने परमिशन मांगा था देवपाल से एक नालंदा में मठ स्थापित करने का? सवाल पूछा ऑलरेडी बीपीएससी ने। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा कि वो देवपाल से पूछा गया था और पूछने वाला बालपुत्र देवा था। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं हम लोग डिटेल में जाने का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे डिटेल में कवर भी हमने किया मिडावल हिस्ट्री को। हम लोग पढ़ भी रहे हैं ऑप्शनल को लेके, आंसर राइटिंग करते हुए हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। कि बहुत ही बेहतरीन क्लासेज है यूट्यूब पे, अगर आप बात करेंगे ऑप्शनल को लेके, कहीं पे भी यूट्यूब पे ऑप्शनल बीपीएससी के लिए लेके तो है ही नहीं बायलिंगुअल। तो उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उन वीडियो को देखिएगा, ऑप्शन जिनका भी है हिस्ट्री, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को खत्म करने के बाद। अब देखिए महिपाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूरल, जो अगर बात करेंगे सेकंड फाउंडर बोलते हैं, द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है ये महिपाल। और इसके समय पूरा बंगाल और बिहार मतलब पूरे पाल वंश के अंदर में आ गया था। तो इसका एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हालांकि देवपाल के बाद थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो सत्ता जो था पाल डायनेस्टी का वो कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी उसको महिपाल ने कहीं ना कहीं रिस्टोर किया, और वो उसने बंगाल और बिहार को पूरा कब्जा किया। लेकिन इतना ही नहीं रहा कि ये हालत हो गया कि महिपाल के बाद जो भी शासक रहे वो बहुत ही कमजोर रहे। ठीक है, जो भी उत्तराधिकारी रहे कमजोर रहे, उससे क्या हुआ कि पाल वंश उसका विघटन होना स्टार्ट हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि बंगाल में कैवर्तों ने कहने कब्जा कर लिया, और उत्तरी बिहार और कुछ बिहार हैं जो पार्ट के कुछ सॉरी बिहार के कुछ ऐसे भाग जहाँ पे सेन डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया। ठीक है, सेना डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, सेना डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। अब देखिए सेना डायनेस्टी की बात अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको भी बाद में देखेगा हम लोग की किस तरह से लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी हराएगा। ठीक है, तो वो चीजें अलग हैं, आगे हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये तो हुआ। फिर गढ़वाल जो गढ़वाला कह के हैं वो देखेंगे हम लोग, शाहबाद और गया वाला क्षेत्र है, वहां पे गढ़वालों का राज हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट हैं गया के ईस्ट पार्ट में भी सेना डायनेस्टी का कहीं ना कहीं राज हो गया। तो सेना डायनेस्टी, गढ़वाला डायनेस्टी, और ये देख सकते हैं कैवर्तों ने शासन किया आफ्टर द पाल डायनेस्टी। तो गढ़वालों का कहाँ रहा? शाहबाद और गया में। शाहबाद और गया में। सेना डायनेस्टी कहाँ रहा? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ गया में। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम पाल डायनेस्टी के ऊपर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे ना कि पाल डायनेस्टी के अंदर क्या चीजें हुई, पाल डायनेस्टी क्या था, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, देखिए गढ़वाला किंग, गढ़वाला के राजा हैं, उनका नाम है गोविंद चंद्र। उनका एक कॉपर प्लेट में, तो कहने का उनका त्रामपत्र अभिलेख आप जैसा बोल सकते हैं, पहले पहले कॉपरों में लिख दिया जाता था कि हमने ये काम किया। जैसे मैंने बताया कि अभिलेख के बारे में, अभिलेख का क्या काम था इंस्क्रिप्शन का, तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है गोविंद चंद्र का, उसमें लिखा गया है तुरुसल डंडा के बारे में। ठीक है, तुरुसल तुरुसल डंडा। ये तुरुसल डंडा क्या भाई? तुरुसल डंडा एक तरह का कर है, एक तरह का कर है जो
कहीं ना कहीं तुर्क के आक्रमण से बचने के लिए ये जो एरिया है गढ़वाला जहाँ पे शासन कर रहे थे, शाहाबाद गया वाला एरिया था, उनके लिए लिया था रक्षा करने के लिए। तो ये एक से एक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। खलजी से पहले बख्तियार खलजी ने अटैक किया 1198 में। उससे पहले की बात करते हैं तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं तुर्कों का थोड़ा थोड़ा डर था, तभी तो एक तुरुसल डंडा नाम का एक टैक्स लिया था। तो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में ध्यान रखिए, मनेर का है, गोविंद चंद्र का है, और वो गढ़वाला किंग है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। आगे चलेंगे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर इन द पाला रीजन। पाल रीजन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कांस्य मूर्ति बनना स्टार्ट हुआ। कांस्य मूर्ति का साँचे में कांस्य मूर्ति ढलते थे, उनका आपको देखने को मिलेगा। तो दो ऐसे बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर में बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे, वो हैं धीमन और विटपाल। ये दोनों धीमन और विटपाल दोनों नालंदा के थे। इन्होंने बहुत ज्यादा कांस्य मूर्ति बनाया पाला डायनेस्टी में, पालक समय में। और कांस्य मूर्ति साँचे में ढले हुए हैं, इसका जो एक प्रमाण मिलता है वो नालंदा में मिलता है और कुर्कीहार गया में मिलता है। ठीक है, वजीरगंज तरफ जाइएगा गया में तो वहाँ पे कुर्कीहार है जगह, तो वहाँ पे कुर्कीहार और गया में और नालंदा में आपको बहुत सारे कांसे के मूर्ति मिले, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि कांसे में कहीं ना कहीं एक पहले साँचा बनाया गया। ठीक है, साँचा बना के इन मूर्तियों को, कांसे की मूर्तियों को ढाला गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए सारी चीजें नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना, मैं ऑलरेडी मैं इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया, मैं बहुत सारे नोट्स को देखा, फिर बहुत सारी चीज़ों को मैं बुक्स को पढ़ा, उसके बाद में इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर किया है कि आपका जितना तक कंसाइज हो सके, जितना ज़्यादा छोटा हो सके वीडियो, और आप बहुत कुछ सीख पाएँ, बहुत कुछ आपका कहने का मतलब ये कि छोटे वीडियो में आप बहुत आंसर दे पाएँ, ये महत्वपूर्ण है। वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी जो है बिहार में जो शासन किया, वो तो हम देखिए बंगाल में कर रहा, थोड़ा थोड़ा बिहार में, वो है भैया कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट वंश को अगर हम बात करते हैं तो एक मिथिला वाले क्षेत्र जो है, तिरहुत मिथिला वाला क्षेत्र है, वहां पे शासन किया कर्नाट वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का उसका जो सीमा है वो दक्षिणी सीमा बन जाता था। ठीक है, नेपाल उसका उत्तरी सीमा बनता था। तो ये जो एरिया था, अगर हम बिहार की अगर हम मैप बनाएं तो जो ये भैया एरिया था, अगर हम बात करेंगे, ये जो एरिया था वो है कर्नाट वंश का एरिया। अब कर्नाट डायनेस्टी जो है, इसको बोला जाता है स्वर्ण युग, मिथिला वंश, मिथिला का स्वर्ण युग। अब देखिए अब 11वीं सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, पाला डायनेस्टी देखिए हम लोग 800-900 के टाइम पीरियड के बीच में देखें, सेना डायनेस्टी चल रही है अभी। तो कर्नाट डायनेस्टी कहीं ना कहीं एक तरह से स्टार्ट हुई। कर्नाट डायनेस्टी एक तरह से अपने वर्चस्व को बढ़ाना स्टार्ट किया, और तिरहुत दरभंगा, जो तिरहुत वाला क्षेत्र है, वहां पे न्याय देव ने कर्नाट डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, किसने स्थापना किया तो भैया आपका न्याय देव ने, न्याय देव ने कर्नाट डायनेस्टी की स्थापना की। कहाँ वाला क्षेत्र में, तो मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है, मिथिला वाला क्षेत्र है, वहां पे देखिए चालुक्य किंग है विक्रमादित्य 6, उसके हेल्प से कहीं ना कहीं न्याय देव ने कर्नाट वंश का स्थापना किया, ये संभव हो पाया। और जैसे ही चालुक्य कहने का मतलब चालुक्य का वर्चस्व खत्म होगा, ठीक है, तो उसके बाद पाला आएंगे, सेना आएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस इन सबको पीछे छोड़ते हुए आप देख सकते हैं कि न्याय देव ने जो आपका स्थापना किया वो किसका किया, तो आपका कर्नाट डायनेस्टी का। तो इसका एरिया आपने देखिए, इसका लोकेशन देख लिया, स्थापना किसने किया। कुछ महत्वपूर्ण किंग है उनके बारे में देखेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अब इनका कैपिटल सिमरावगढ़ था और एक कैपिटल उसका दरभंगा था, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, सिमरावगढ़ नेपाल में और एक कैपिटल दरभंगा, तो ये दोनों याद रखना, सिमरावगढ़ और क्या हो गया आपका, दरभंगा हो गया। ठीक है, ये कर्नाट डायनेस्टी आपके लिए नया होगा, आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, अगर अपने बिहार हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे न्याय देव के बाद जो इसका पुत्र है गंगदेव, उसके बारे में महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, नरसिंह देव उसके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लास्ट जो आपका शासक है, उसका नाम है हरसिंह देव। हरसिंह देव के समय ये ध्यान रखें, ये छठा वंशज है न्याय देव का, या सबसे लास्ट रूलर जो है कर्नाट डायनेस्टी का, वो है आपका हरसिंह देव। हरसिंह देव के समय में एक काम हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी में गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, तुगलक वंश हम लोग आ चुके हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में अगर देखेंगे हम लोग कि जब ये बंगाल अभियान में जाता है
तो बंगाल अभियान से आने के बाद रास्ते में जब आते रहता है बंगाल अभियान से, तो इनको ध्यान दीजिएगा कि ओके सॉरी, तो जब ये बंगाल अभियान से होते हुए आता है तो रास्ते में जब ये क्षेत्र से गुजरता है, कर्नाड डायनेस्टी वाला क्षेत्र से गुजरता है, जंगलों में था, तो कहीं ना कहीं इस पर अटैक करता है और उस तरह से हरसिंह देव को हरा के कहीं ना कहीं कर्नाड डायनेस्टी को खत्म कर देता है। तो ये रहा, ये हरसिंह देव बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, ये भी सवाल पूछ चुका है। हरसिंह देव के समय में पंजीकरण पत्ती स्टार्ट हुआ, ठीक है, पंजी जो प्रबंधन जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो ये महत्वपूर्ण है। इनके समय में देख सकते हैं विद्यापति फेमस मैथिली पोएट है, इनका नाम भी आपको देखने को मिलता है, जो कि कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे, दरभंगा में कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये विद्यापति फेमस पोएट थे, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक किसके समय अटैक किया, तो हरसिंह देव के समय में अटैक किया। कैपिटल देख लिए, फाउंडर देख लिए, दैट इज सफिशिएंट। और कर्नाड डायनेस्टी में कुछ ज़्यादा हमें नहीं एंट्री करना है, और ज़्यादा है भी नहीं कुछ इसके बारे में कि हम लोग पढ़ेंगे, कहीं भी खोज लेंगे तो ज़्यादा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर अगर बात करेंगे जो डायनेस्टी आएगा वो है सेन डायनेस्टी, सेन वंश आएगा। जब पाल डायनेस्टी का मैंने होता है कि पाल डायनेस्टी ऐसे ही बर्बाद होगा, पाल डायनेस्टी का पतन होगा, तो तुरंत सेना डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगा। अब सेना डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो सामंत सेन है। कौन है? सामंत सेन। सेन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? सामंत सेन है। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है? तो आपके सामंत सेन है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो सामंत सेन जो था वो पालों के अंदर एक सामंत था। अब मैंने बोला कि जो ये अगर आप देखिएगा जो टाइम पीरियड रहा अर्ली मिडाइवल का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो अर्ली मिडाइवल में मैंने बताया था कि वो ये जो फ्यूडिटरी है वहां पे सामंतों का दबदबा रहा, वो पूरा काल में ही बहुत ज्यादा सामंत रहे। तो ये भी जो थे पाल वंश के अंदर जो सामंत के रूप में काम कर रहे थे, फ्यूड के रूप में काम कर रहे थे, फ्यूडिटरी के रूप में काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे सेना डायनेस्टी। लेकिन जब कमजोर होगा, जैसे ही पाला कमजोर होगा उसको हटाएगा और अपने आप में कहने का नया वंश बनाएगा, वो है सेना डायनेस्टी। समझ रहे बात को? ये रहा। तो सामंत सेन तो सही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हेमंत सेन के समय टोटली रूप से इंडिपेंडेंट हो गया सेना डायनेस्टी। मैं तो कहने का मतलब कि अब पाला का कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका था, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये इसके समय पूरा हेमंत सेन के समय सबसे ज्यादा पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। फिर उसके बाद जो आएगा विजय सेन आएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है। विजय सेन के समय ध्यान रखिएगा एक चीज कि इसने न्यायदेव, कर्नाट वंश के न्यायदेव को हराया। ये बंगाल वाला एरिया में शासन कर रहा, तो इसने कर्नाट वंश के न्यायदेव को हराया। देखिए आप न्यायदेव का भी टाइम पीरियड देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना, तो न्यायदेव को इसने हराया, ठीक है, नन्यादेव या न्यायदेव को इसने हराया। इस बात को लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दो किताब लिखा, बहुत विद्वान था, तो दो किताब लिखा विजय सेन ने, दान सागर और अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर, ठीक है। फिर बल्लाल सेन आएगा, नोट बहुत महत्वपूर्ण है ही नहीं। लक्ष्मण सेन बहुत महत्वपूर्ण है, लक्ष्मण सेन सबसे महत्वपूर्ण रहा, लक्ष्मण सेन फर्स्ट है, ठीक है। लक्ष्मण सेन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, शासक रहा, और जैसे इसका टाइम पीरियड तो कहने का मतलब 1202 और 1203 के आसपास का टाइम पीरियड रहा, तो कमजोर हो गया ये लक्ष्मण सेन, कमजोर हो गया बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उस समय बहुत ज्यादा पतन होने लगे इसके शासनकाल में, इनके राज्यपाट में बहुत ज्यादा पतन देखने को मिलता है, विघटन देखने को मिलता है। और मोहम्मद बख्तियार खिलजी इस चीज को काम तमाम करता है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी अटैक करता है 1204 ईस्वी में, और लक्ष्मण सेन को कहीं ना कहीं हरा देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक तो आप चीजें समझ में आ गया होगा, इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और लक्ष्मण सेन के अंदर में 5 रत्न थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जयदेव, ठीक है, शरण, ओमपाथी, धोई और गोवर्धना। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन है? जयदेव, जिसने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद के बारे में आपको ध्यान होगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, गीत गोविंदों के लेखक जयदेव है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी अटैक करेगा, ठीक है। और हम बात करेंगे विजय सेन, तो इसने न्यायदेव कर्नाट वंश को हराया, ठीक है। कर्नाट वंश का शासक है हरसिंह देव, उस समय गयासुद्दीन तुगलक अटैक करेगा। तो इन कुछ अटैक्स को याद रखना है। अब आगे जो बढ़ेंगे, ये तीनों डायनेस्टी को देखने के बाद जो मिडाइवल हिस्ट्री बिहार हम लोग पढ़ने वाले महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है वो है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ही माना जाता है कि इसने मुस्लिम
की बात करेंगे तो फैलाया बिहार वाला एरिया में, तो उसने बख्तियार खिलजी बेसिकली इंडिया आया था 1193 में जॉब की तलाश में। जॉब मिला नहीं, इसने सोचा कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जॉब कर लेंगे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जॉब करना इतना आसान नहीं था, उसके लिए कुछ एबिलिटीज चाहिए था, उनके लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए था। तो वो क्वालिटी भैया मिल नहीं पाया। तो क्वालिटी नहीं मिल पाया तो कहने में तो ये हुआ कि वो जैसे समझिए कि एक तरह से एग्जाम टाइप का, उनके लिए घोड़ा होना चाहिए था, उनके लिए ये होना चाहिए था, तो वो इस सब इनके पास नहीं था, पास नहीं कर पाया। मैं तो कहने का मतलब कि उनको भर्ती नहीं ले पाया, बात खत्म, ठीक है, भर्ती नहीं हो पाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सेना भर्ती नहीं ले पाया, तो उसको फिर एक बदायूं का गवर्नर था मलिक हिजाब अल-दीन, उसके साथ रहा, उसके अंदर में काम किया। फिर आगे जाके फिर इसके योग्यता को पहचाना तो मलिक हिसामुद्दीन नाम का एक था अवध का गवर्नर, तो उसने इसको रख लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, यहाँ तक चीज़ों को आप लोग समझ पाए होंगे। फिर धीमा धीमा बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी के समय अगर हम बात कर लेते हैं, मोहम्मद गौरी के बाद जो अब देखिएगा कि जो अलग अलग जो आपके ये रहा, हाँ ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के समय ये रहा कि जब मोहम्मद गौरी अभियान किया तो उस समय जो बिहार के तरफ जो भेजा गया वो भेजा गया आप किसको, बख्तियार खिलजी को। ठीक है, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना में तो नहीं रह पाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन 1198 में अगर बात करेंगे, इसने कर्मनासा नदी को पार किया। ठीक है, अभी मलिक हिसाबुद्दीन के समय है, मलिक हिसाबुद्दीन के टाइम पीरियड में है। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही उसका डेथ होगा मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद जो शासन देने का काम करेगा कुबाचा है, ठीक है, यल्दौज है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बख्तियार खिलजी को ईस्ट तरफ भेज दिया जाता है। तो हालांकि वो अलग चीज़ें हैं, अभी हम देखेंगे। देखिए 1198 और 99 में इसने उदंतपुरी पर अटैक किया। तो बख्तियार खिलजी के टाइम पे जो महत्वपूर्ण जो अटैक्स हैं उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। तो बख्तियार खिलजी के समय में जो महत्वपूर्ण अटैक है वो है बिहार में और बंगाल में। बिहार में दो अटैक, एक कर्मनासा रिवर को पार करेगा, ठीक, कर्मनासा रिवर देख सकते हैं पार करेगा, और मनेर पटना के समीप वहां पे हमला करेगा। फिर 1198 में ये उदंतपुरी पर अटैक करेगा और बिहार शरीफ में जाएगा और नालंदा यूनिवर्सिटी को एकदम बर्बाद कर देगा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को एकदम बर्बाद कर देगा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने वाला कौन था आपका, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी था। और अगर यही पूछ दे कि उदंतपुरी को किसने, मतलब बिहार शरीफ का पुराना नाम था उदंतपुरी, उस पर किसने अटैक किया, तो वो भी आपका बख्तियार खिलजी। बंगाल में बात करेंगे तो बंगाल का राजधानी जो था उसमें नदिया था, उस पर अटैक किया, क्योंकि बंगाल में जो उसमें शासन कर रहा वो है सेन डायनेस्टी, सेन वंश। ठीक है, और सेन वंश में कौन है, लक्ष्मण सेन। तो 1203 1204 में अटैक करेगा बंगाल में, नदिया पर अटैक करेगा, हरा देगा, और बख्तियार खिलजी लखनऊती को अपना राजधानी बनाएगा। ठीक है, लखनऊती को अपना राजधानी बनाएगा। आफ्टर ये बख्तियार खिलजी वहां चल जाएगा, तिब्बत की तरफ चला जा रहे हैं, तिब्बत में अभी अटैक करेंगे, तिब्बत के अभियान की ओर निकलता है और अली मैदान को बोलता है भैया कि तुम यहाँ संभालो। लेकिन तिब्बत के अभियान में जाता है, तिब्बत बहुत ही आप समझ सकते हैं पूरा पहाड़ी एरिया, टफ टेरेंस है वहाँ पे, मौसम उस तरह से है, वहाँ पे लोग जो हैं पहाड़ी पर रहने, तो उनके पास यूज टेक्निकल है, तो वहाँ पे ये नहीं जीत पाता है, तिब्बत को जीत नहीं पाता है, वापस लौटते समय बीमार पड़ता है। इस फायदा उठा के अली मर्दान है जो इसका हत्या करता है और बिहार शरीफ में इसको इमादपुर मोहल्ले में इसकी सबको दफनाता है। डेट अलग चीज़ है, वो चीज़ अलग, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि अली मर्दान के द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया जाएगा, और अली मर्दान के बाद जो हत्या होगा तो फिर जो बख्तियार खिलजी के जो समर्थक रहे, जो नोबल्स रहे, उन्होंने सिरान खिलजी को गद्दी पर बैठाया, अली मर्दान को हटा के, ठीक है, सिरान खिलजी को बैठाया। लेकिन सिरान खिलजी को कुछ ही समय के बाद जो गद्दी पे बैठ जाएगा वो बैठेगा गयासुद्दीन इवाज शाह। गयासुद्दीन इवाज शाह बैठेगा गद्दी पे और वो बंगाल में अपने आप को इंडिपेंडेंट करेगा। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, इल्तुतमिश को ये पता चलेगा, ध्यान रखिएगा, जब इल्तुतमिश को पता चलेगा कि भैया ये तो हमसे मतलब कहने का मतलब कि वैल्यू ही नहीं दे रहा, तब जाके ध्यान रखिएगा कि बैटल ऑफ तेलीगढ़ होता है इल्तुतमिश और इसके बीच में, इल्तुतमिश और इसके बीच में होता है, और इसमें फिर हार जाता है गयासुद्दीन इवाज शाह। और फिर उसके बाद इसकी जो बंगाल है उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार करता है। यहाँ तक दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार करेगा। फिर जैसे ही इल्तुतमिश चल जाता है दिल्ली,
फिर कुछ समय होता है, फिर गयासुद्दीन आता है जो फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो इस तरह से कंडीशन चलते रहा, बंगाल हमेशा विद्रोह का नगर रहा है। यहाँ तक समझ पाए होंगे बातों को, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बंगाल में भी अलग अलग गवर्नर देखने को मिलेंगे। अलाउद्दीन जानी है, सफीउद्दीन ऐबक है, तुगरिल खान है, ठीक है। ये कुछ ऐसे गवर्नर रहे बंगाल में जो बने हैं, तो उनको हम तो नाम से याद रखेंगे, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। मैंने ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बंगाल के बारे में बहुत ही डिटेल में, तो वहाँ से आप लोगों ने कवर किया होगा चीज़ को, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो देखिए इल्तुतमिश सैफुद्दीन ऐबक और तुगरिल खान को एज ए गवर्नर के रूप में नियुक्त करता है बंगाल के, ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो खैर वो बात अलग है कि सैफुद्दीन ये सारे तुगरिल खान विद्रोह करते हैं, फिर आगे देखेंगे कहीं ना कहीं हमेशा विद्रोह होता रहेगा, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए एक गया प्रशस्ति है, गया प्रशस्ति है, उसमें गया का जो किंग है वनराज, उसका एक अभिलेख है, उसका अभिलेख है, उसके अभिलेख में लिखा गया है कि गया और उसके पड़ोसी आसपास के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का अधिकार था, दिल्ली सल्तनत का दबदबा था। तो बलबन के समय में ये बात करता है, ठीक है, बलबन के समय की टाइम पीरियड की बात करता है। देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत का एक न एक वर्चस्व रहा है। अब देखिए हम लोगों ने ये इल्तुतमिश हमने देखा, बलबन को हमने देखा, बलबन के समय भी विद्रोह होता है, उस विद्रोह को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। तो उसी तरह का विद्रोह होगा तो दबा दिया जाएगा, कि बलबन तो ऑलरेडी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो तुगरिल खां उसी समय विद्रोह करता है, तो जब बलबन के समय तुगरिल खां विद्रोह करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो चीजें भी नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है। अब देखिए जो वंश आया गुलाम वंश के बाद, वो वंश आया खिलजी। खिलजी के समय में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने शेख इस्माइली को भेजा दरभंगा पे अटैक करने के लिए, बिहार वाला एरिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख इस्माइली के नेतृत्व में अटैक किया, कहाँ पे, दरभंगा पे। लेकिन दरभंगा में शासक थे शक्र सिंह, शक्र सिंह ने इसको हरा दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, हरा दिया। जब हरा दिया तो फिर देखिएगा कि जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का पॉलिसी अलग रहा। अलाउद्दीन खिलजी जो शक्र सिंह को पोर्ट लेता है, मतलब कहने का मतलब कि मना लेता है, दोस्ती बना लेता है, और फिर यही शक्र सिंह जब रणथंभौर अभियान होगा, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान होगा, रणथंभौर अभियान होगा, तो वहां पे हेल्प करेगा यही शक्र सिंह। तो शक्र सिंह के बारे में इतना ही पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जितना पढ़ना है हमें उतना हम पढ़ रहे हैं, बाकी हम चीजों को नहीं करेंगे, ठीक है। शाहपुर एरिया है, वहां पे कुछ सिक्के मिलेंगे, ठीक है, तो उन सिक्कों पे आप देखिएगा कि खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के समय के कुछ ऐसे प्रमाण मिलेंगे। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तुगलक वंश आएगा, गयासुद्दीन तुगलक अटैक करेगा कहाँ पे, हरसिंह देव, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले, कर्नाटक वंश को खत्म कर देगा दरभंगा वाला क्षेत्र में, ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक अटैक करेगा दरभंगा पर, दरभंगा को जीत लेगा, दरभंगा का नाम कर देगा तुगलकपुर, ठीक है। चलिए बात है कि दरभंगा को जीता किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर उसका नाम रखा तुगलकपुर। दरभंगा में जामा मस्जिद बनाया, दरभंगा में एक दुर्ग की स्थापना की, ये महत्वपूर्ण है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। अब देखिए एक सरफुद्दीन याहिया बिन मनेरी फेमस सूफी सेंट है, जो कि इस समय ही तुगलक वंश के समय ही रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सूफी संत है, बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत है, ठीक है। ये फिरदौसी सिलसिले के थे, ठीक है। इनका किताब भी दो है, एक मलफूजात है, एक मनाकिबुल असाफिया, इनके को दो बुक्स हैं, उनको आपको याद रखना है, ये महत्व समझ रहे बात को। आगे चलेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ये होता है कि तिरहुत पे अटैक करता है 1359 में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक फिर ये भी जब बात करेंगे तो शेख अहमद चरमपोश का एक सूफी संत उसके साथ मिलता है। तो देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक किस समय, अगर हम बात करें सरफुद्दीन अय्या ये हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया आपका अहमद चरमपोश है। अब तुगलक के समय में ही उनके सेनाओं ने देखा कि बहुत सारे बौद्ध बिहार है, बिहार वाला क्षेत्र में वाला एरिया में जो है बहुत सारे बौद्ध बिहार है, तो उन्होंने नाम ही स्टार्ट कर दिया इस चीज का बोलना बिहार। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ठीक है। तो हमारा ये दिल्ली सल्तनत में ऑलरेडी हमने सब कुछ कवर कर लिया, तुगलक देख लिया, और तुगलक के बाद हम बात करें तो लोधी में उतना चीजें नहीं पढ़ना, लोधी में कुछ बिहार के बारे में नहीं है। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ डायनेस्टी हैं उनको देखेंगे, नुहानी डायनेस्टी है, चे डायनेस्टी है, सू डायनेस्टी है, उनको देखेंगे कल के वीडियो में, और थोड़ा सा मुगल में एंट्री करेंगे। परसों के वीडियो में हम लोग पूरे खत्म कर देंगे। तो बहुत ही कॉन्साइज रूप से पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं बाहर, ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी हमें जहाँ डिटेल से पढ़ना वहाँ हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मिडिवल हिस्ट्री का वीडियो, पहला वीडियो था।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्या हमें नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या डिटेल में हमें घुसने की जरूरत नहीं। अब हम इस वीडियो को 2 घंटे का बनाए, 3 घंटे का बनाए, अब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ाने लगे तो पूरा दिल्ली सल्तनत ही पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई कहने का मतलब ठगने का काम होगा। फिर मैं बिहार स्पेशल में इन सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो कोई काम, फिर कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलें कल के वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।